हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास श्रृंखला चला रहे हैं। इसके तहत हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास ये आपको हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में, करंट अफेयर्स में और जो स्टैटिक पोर्शन है यानी कि हिस्ट्री का पोर्शन है उस जीके में भी आपको हेल्प करेगा। ये क्लास 12वीं के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे भी देख सकते हैं और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अपने जीके को मजबूत करने के लिए ये वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ही एकेडमी। तो पहला टॉपिक है 18वीं सदी का भारत। तो आधुनिक काल का इतिहास में सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि आप आधुनिक काल किसको कहते हैं, किसको कहते हैं आधुनिक काल। तो बहुत ही जनरल डेफिनेशन है कि जब यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन होता है उसको हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं, लगभग 16वीं शताब्दी की शुरुआत से, 16वीं 17वीं शताब्दी से। तो एक बात बताइए कि जब यूरोपियन का भारत में आगमन हो रहा था उस समय भारत की क्या स्थिति थी। तो यही जानना है कि भारत में पहले से ही मुगल का शासन था, मुगल कमज़ोर पड़ रहे थे, यूरोपियन कंपनियां आ रही थी। तो क्या भारत में कोई भी ऐसा देसी रियासत या देसी राजा नहीं था जो अंग्रेज़ों या अंग्रेज़ों को चुनौती दे सके और मुगलों के खाली स्थान को भर सके। तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें थोड़ा संदर्भ जान लेते हैं, उसके पीछे की बात जान लेते हैं, आधुनिक काल के थोड़ा सा पीछे कि भारत की क्या स्थिति थी। तो आप जानते ही हैं कि 12वीं सदी 1191 ईस्वी में मध्य एशिया से एक आक्रमणकारी आया मोहम्मद गौरी और तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई। चौहान जीत गए, उन्होंने गौरी को माफ़ कर दिया। भारतीय राजा थे, दया करुणा की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी, उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन अगले साल गौरी फिर से वापस 1192 ईस्वी में मजबूत होकर के वापस लौटा और तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई और इस दूसरे लड़ाई में गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। लेकिन गौरी ने माफ़ नहीं किया क्योंकि वो तो आक्रमणकारी था, वो तो लूटने आया था। और पृथ्वीराज चौहान का शासन, जिस वर्तमान दिल्ली में हम लोग हैं, ये दिल्ली अजमेर इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। आप कभी अजमेर जाएं तो अजमेर में आप चंद्रबरदाई नगर है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, कवि थे। तो आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो पृथ्वीराज चौहान का हर चीज़ आपको दिखेगा वहाँ पर। तो मोहम्मद गौरी जीत गया और इसी मोहम्मद गौरी का एक काबिल सेनापति था, काबिल मोहम्मद गौरी का अधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली का पहला सुल्तान बना और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई, जो अगले 300 साल तक चलता रहा। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने अपने गुरु हजरत काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया है। दिल्ली में ही कुतुब मीनार है, आप सब घूमने गए होंगे। और ऐसी मान्यता है कि कुतुब मीनार जो बना है वहाँ पहले 26 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हुआ करते थे। उस मंदिर के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके उसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार खड़ी की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान था और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बलबन, फिर आगे चल कर के आप देखेंगे खिलजी वंश का खिलजी का शासन रहा जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। फिर उसके बाद तुगलक वंश का शासन रहा। आपने एक मूवी देखी होगी पीछे, पद्मावत, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर वाली, तो वही अलाउद्दीन खिलजी वाली कहानी है। फिर आगे तुगलक वंश। तो जैसे ही आप दिल्ली के कालका मंदिर या नेहरू प्लेस के तरफ जाएंगे, साउथ दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ तुगलकाबाद एक गांव है, तो कालका मंदिर के नज़दीक ही है, आपको जाना हुआ तो जाइए। तुगलक का किला है, अभी भी है। तो ये तुगलक वंश। फिर आगे चल कर के सैयद वंश आया और सबसे अंत में लोधी वंश।
और दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था लोधी वंश का? कौन था भाई? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये दिल्ली का आखिरी सुल्तान था। ठीक इसी समय क्या हुआ? 1526 ईस्वी में ये जो हरियाणा में पानीपत जगह है, यहीं पानीपत की पहली लड़ाई हुई। यहीं पर पानीपत की पहली लड़ाई हुई। और पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई भाई? तो यही इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। वही बाबर जिसने आगे चल करके मुगल वंश की नींव रखी। तो लोधी और बाबर के बीच बाबर विजय हुआ। इस तरह से ये जो दिल्ली सल्तनत चलता चला आ रहा था, वो दिल्ली सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और बाबर ने क्या इस्टेब्लिश किया? मुगल वंश। अभी हम बाबर के बारे में आपको और बताते हैं डिटेल में, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में विजयी हुआ और इस तरह से क्या नींव पड़ गया? मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गया भाई? बाबर, चूँकि पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोधी यानी कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान को हरा दिया। तो अब जब किसी को आप पराजित कर देते हैं तो आप विजेता हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप शासक हो जाते हैं। तो बाबर मुगल वंश का पहला सम्राट बना, मुगल सम्राट बना, मुगल बादशाह बना। बाबर कहाँ से आया था? तो बाबर फरगना का शासक था। बाबर फरगना का शासक था। बाबर के पिता तुर्क थे, तुर्की के थे, जहाँ पर आज तुर्की है उस इलाके के थे। और जो बाबर की माता थी वो मंगोल थी, मंगोलिया तरफ की थी, वही मंगोलिया जहाँ के चंगेज खान हुए। ठीक है, तो तुर्क पिता और मंगोल माता का संतान हुआ बाबर। ठीक है, और आगे चल कर के बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तो बताइए कौन सी भाषा में लिखा होगा बाबर? तुर्की भाषा में, क्योंकि वो तुर्क पिता का संतान था। तो तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। हालांकि बाबर को ज़्यादा समय मिल नहीं पाया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी बस 4 साल ही शासक रहा और 4 साल में ही उसने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 5 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। और तब तक में फरगना, जहाँ का वो शासक था, अफगानिस्तान का पार्ट था फरगना, वहाँ पर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। बाबर वापस जा रहा था और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से मुगल वंश की नींव पड़ी। बाबर का बेटा हुमायूं शासक बना, मुगल बादशाह बना। तो बाबर का कार्यकाल कितना रहा? बाबर का कार्यकाल रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक। हुमायूं का 1530 से 1540 और आगे चल कर के फिर 55-56 में। ठीक है, कैसे? देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो हुमायूं 1530 जब बाबर की मृत्यु हो गई तब वो शासक बना और 30 से 40 साल, 40 मतलब 10 साल तक वो, इस 10 साल तक वो मुगल वंश का 10 साल तक वो मुगल वंश का सम्राट रहा। लेकिन इस 40 से 55, ये जो 15 साल का गैप है, इस 15 साल में हुमायूं शासक नहीं था। कौन था? तो अफ़गानिस्तान से एक और अटैक हुआ अफ़गानिस्तान का, और शेर शाह सूरी जो कि अफ़गान था, उसके पिता हालांकि तब तक बाबर की सेवा में आ चुके थे और बिहार का जो रियासत है, बिहार के सूबेदार बने थे, खास करके जो सासाराम वाला क्षेत्र है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा अभी भी बिहार के सासाराम में है। तो 15 साल तक शेर शाह सूरी शासक रहा, भारत का शासक रहा और शेर शाह सूरी ने कई अच्छे काम किए थे। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो हुमायूं 1530 से 1540 साल तक दिल्ली का सम्राट रहा, पूरे भारत का मुगल बादशाह रहा। और हुमायूं 1539 से 1540, इसी समय 2 और प्रमुख युद्ध हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा कहाँ है? चौसा बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। आज भी गंगा नदी बिहार में चौसा होकर के ही इंटर करती है। तो बक्सर का ये क्षेत्र है चौसा, यहाँ पे युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की हार हो गई, हुमायूं हार गया। अगले साल 1540 में वापस कन्नौज की लड़ाई हुई। ये कन्नौज जो कि कानपुर के पास है, उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास है, कन्नौज की युद्ध, और इसमें भी हुमायूं हार गया। इस बार हुमायूं कन्नौज की युद्ध में हारते ही हुमायूं कहाँ भाग गया? फारस, जिसको ईरान कहते हैं आज, जिसको आप ईरान कहते हैं, वहीं बगल में फारस की खाड़ी है। तो
हुमायूं फारस भाग गया, ईरान भाग गया और 15 साल वहीं रहा। 1540 से 1555 तक। 1555 ईस्वी में 15 साल के शासन के बाद शेरशाह सूरी एक दिन अपने बंदूक की नली साफ कर रहा था और गलती से ट्रिगर दब गया। बस होई वहीं जो राम रची राखा, खुद अपनी नली से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और जब हुमायूं ने ये बात सुनी तो हुमायूं वापस दौड़ा, फिर से सम्राट बना 1555 में। 1556 में। अच्छा, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? ऐसा तो नहीं हम लोग मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोई आपसे डिबेट करता है तो हम लोग चाय की गुमटी वाला डिबेट नहीं करते हैं। इतिहास बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है और मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट है। आप आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबकी माता है इतिहास। हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हो। इतिहास तो जानना ही होगा, क्योंकि वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं सब चीज़ का एक इतिहास है, ठीक है, और हर इतिहास का एक वर्तमान भी है। तो 1555-56 में जब हुमायूं वापस आया तो इतनी जो हम बात कर रहे हैं हमको पता कैसे? तो चूंकि 15 साल हुमायूं फारस में रहा है तो अब वो फारसी सीख गया। और हुमायूं की बहन थी बहुत ही विदुषी महिला गुलबदन बेगम, इन्होंने ही फारसी भाषा में हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा ग्रंथ से हमें हुमायूं के शासनकाल से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन मिलता है, तो वो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो इस तरह से 1556 में फाइनली हुमायूं बड़ा ही बदकिस्मत रहा। जैसे ही फारस से वापस लौटा अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ी से फिसल करके उसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में ही है, हुमायूं का मकबरा, आप जाकर घूम करके देखिए। अब हुमायूं का बेटा अकबर, जिसको हम लोग अकबर महान बोलते हैं, अकबर द ग्रेट, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605, ये लगभग 50 साल तक अकबर को मिला है शासन को, ठीक है। अकबर 13-14 साल का था जब वो शासक बना और इसी का सेनापति एक हुआ करता था, वजीर हुआ करता था बैरम खान। तो अकबर के बिहाफ पर सारे फैसले बैरम खान लिया करता, ठीक है। अकबर के काल को हम भारतीय समन्वय संस्कृति का स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं। अकबर की कई नीति ऐसी थी जो बहुसंख्यक समाज के लिए अच्छा था। अकबर ने हिंदू मुसलमानों के बीच ज़्यादा भेदभाव नहीं किया। हिंदू के लिए जो घृणित प्रथा थी, जैसे तीर्थ यात्रा कर, जैसे जजिया टैक्स, इन सबको ख़त्म किया था उसने। जोधाबाई से उसने शादी की थी और जोधाबाई शादी करने के बाद भी वो मुस्लिम नहीं बनी, अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अपनी पूजा उपासना पद्धति को उन्होंने बनाए रखा। तो ये अकबर की उदारता है, तो इसलिए हम अकबर को महान भी कहते हैं। हालांकि एक सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसमें 30,000 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को अकबर की सेना ने हत्या कर दी थी। तो सिक्के का एक पहलू ये भी है। लेकिन आप किसी व्यक्ति, देखिए अकबर राजा है, भारत का सम्राट है, उस पर कई तरह के आक्रमण के खतरे हैं, तो उससे तो जूझना किसी भी राजा का नैतिक दायित्व है। तो अकबर अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है, अपने रियासतों को सुदृढ़ बनाना चाह रहा है। कोई भी राजा चाहेगा तो इस तरह से जो भावी आक्रमण है उससे बचने के लिए कोई भी राजा इस तरह के फैसले लेता। तो हम ना तो किसी का तारीफ करते हैं, ना किसी के समर्थन में बोलते हैं, ना किसी के खिलाफ बोलते हैं। जो फैक्ट है हम लोग उस फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें दोनों चीज़ें बतानी पड़ती है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। चूँकि ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है तो आपको एनालाइज करना चाहिए, आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अकबर महान बोलेंगे, 20 अच्छी चीज़ बोलेंगे तो उसके खिलाफ नहीं। अगर उसके नीति में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको भी लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको तो क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोले तो आप सोचें, आप कंटेंट पढ़ते हैं फिर आपका माइंड उसको एनालाइज करता है फिर आंसर आता है ना। क्योंकि आप यूपीएससी या पीसीएस में आप देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, मेंस में खास करके, है ना। मेंस लिखने में आप देखेंगे तो क्रिटिकली एग्जामिन रहेगा, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो केवल पक्ष से तो काम नहीं चलेगा। तो आपको इस तरह से क्रिटिकली एग्जामिन करने आना चाहिए, चाहे आप किसी के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अकबर का शासनकाल ये 50 साल रहा। अकबर के बाद जहांगीर आया।
अच्छा, अकबर के बारे में भी फिर से ये जो हम बात कर रहे हैं इसका सोर्स क्या है आपके पास, तो अकबर का एक मित्र भी हुआ करता था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी था, अबुल फजल ने अकबर के बारे में किताब लिखी है जिसको अकबरनामा भी कहते हैं। एक और है आईने अकबरी, उसमें उसने बताया है कि अकबर अल्लाह का प्रकाश है पृथ्वी पर, अल्लाह का जो प्रकाश आता है वो अकबर के पास आता है और अकबर से सारी प्रजाओं में विस्तृत होता है। इसका मतलब शासन के देवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था अबुल फजल ने। ये बताया कि अकबर के खिलाफ कोई सोच, कोई चाह करके भी अकबर के खिलाफ खड़ा ना हो सके, विद्रोह ना कर सके। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का प्रकाश उस पर पड़ रहा है। तो एक्चुअली में शासक अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लोगों के अंदर इस तरह की डर बिठा दिया करते थे कि कोई उसके खिलाफ ना बोल सके। ठीक है, तो अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा था। बाद में जहांगीर, जिसको हम लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं, तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1628 ईस्वी, ये 23 साल तक इसका कार्यकाल रहा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक कंपटीशन में मैं देख रहा था एक पेपर में, तो पूछा हुआ था कि भारत का कौन सा मुगल बादशाह है जिसका मकबरा भारत के बाहर है, तो जहांगीर। ऑप्शन दिया रहेगा, हालांकि बाबर का भी बाहर है लेकिन ऑप्शन दिया रहता है उसमें, तो जहांगीर था। ठीक है, फिर अच्छा, जहांगीर का शासनकाल वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब यूरोपियन कंपनियां भारत आ रही थी तो 1608 ईस्वी में जो ब्रिटिश अधिकारी था कैप्टन हॉकिंस, वो यही जहांगीर के दरबार में गया था 1608 में, हाथ जोड़ा, हुजूर कंपनी खोलना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, करें? बोले करो, जाओ। तो जहांगीर सूरत गया, कैप्टन हॉकिंस जो अंग्रेज अधिकारी था अपने सारे कुनबे को लेकर के सूरत गया। सूरत में अपने कारखाने एस्टेब्लिश किए उसने, और इस तरह से ही ब्रिटिश ने अपने पांव पसारने शुरू किए। अगर जहांगीर वाकई में मजबूत मुगल सम्राट होता, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को मजबूत करता, तो उसको ये पता चल जाता कि जो ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए हैं वो भारत आने से पहले उन्होंने अमेरिकी द्वीप के मूल जनसंख्या को ही ख़त्म कर दिया। अफ्रीका के निग्रो लोगों का व्यापार किया है, मानव तस्करी की है इन लोगों ने। तो जहांगीर ये अलर्ट हो जाता है ये सोच करके कि ये लोग केवल व्यापार करने नहीं आ रहे हैं, ये गुलाम बना देंगे आपको। लेकिन जहांगीर बस वहाँ पे वो अकबर इतना दूरदर्शी नहीं था, समझदार नहीं था। उसने राजस्व के लालच में कि उसको टैक्स मिलेगा, उसने व्यापारिक कंपनी को इजाज़त दे दी। और आप देख ही रहे हैं कि अगले 50-100 साल में कैसे अंग्रेज़ों ने मुगलों को ही रास्ते से हटा दिया। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां, जिसको हम लोग खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी, ये 30 साल तक इसका कार्यकाल है। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा नामक ग्रंथ लिखी है, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो 1628 से 1658 के बीच 30 साल का गैप है। तो इस 30 साल में 10, 1628 से 1638, 1638 से 1648, 1648 से 1658, तो 10-10 साल के कालक्रम में 3 ग्रंथ लिखे गए हैं, बादशाह नामा 1, बादशाह नामा 2, बादशाह नामा 3। ठीक है, तो ये अकबर का सोर्स है। शाहजहां ने ही दिल्ली को मुगल जो क्षेत्र है उसकी राजधानी बनाई थी, मुगल साम्राज्य की राजधानी, मुगल एम्पायर का कैपिटल दिल्ली बनाया था। और उस समय दिल्ली का नाम क्या रखा था इसने? शाहजहानाबाद, अपने नाम के ऊपर, आज जिसको हम लोग दिल्ली कहते हैं। तो शाहजहां के बारे में ही ये फैक्ट है कि ताजमहल का निर्माण करवाया इन्होंने। दिल्ली में जो लाल किला इस्टेब्लिश है वो शाहजहां के समय का इस्टेब्लिश है। ठीक है, शाहजहां का पुत्र हुआ, यहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हो गई। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह और छोटा बेटा औरंगजेब, और भी पुत्र थे इसके, औरंगजेब और इसका बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत ही विद्वान आदमी, जिसने 52 पुराणों को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था, अरबी भाषा में कन्वर्ट कराया था। दारा शिकोह सर्वधर्म समन्वय का सबसे बेहतरीन उदाहरण सिद्ध होता।
हम लोग सोच करके कभी कभी बहुत रोमांचित हो जाते हैं कि अगर दारा शिकोह मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की जगह होता और दारा शिकोह को 50 साल मिलते तो क्या होता, शायद वो अकबर से भी महान होता। आज हम लोग दारा शिकोह द ग्रेट बोलते, जबकि उस जगह पर औरंगज़ेब के 50 साल के कठोर और क्रूर शासन ने मुग़ल पतन का मार्ग उन्मुख कर दिया। मुग़लों को अगर पीछे से धक्का देने का काम किया है तो वो औरंगज़ेब के द्वारा किए गए कई सारे कार्यों ने किया है। तो दारा शिकोह बड़ा भाई था, बहुत ही लायक। तो दारा शिकोह के साथ औरंगज़ेब ने 3 लड़ाई लड़ी है, शाहगढ़ का युद्ध, देवराय घाटी, ये सब जानते ही होंगे आप। तो दारा शिकोह की हत्या हो गई और दारा शिकोह की हत्या के बाद औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। मुग़ल सम्राट शाहजहां जिसके नाम ये दर्ज है कि उन्होंने लाल किले, उन्होंने ताजमहल बनवाए, उस शाहजहां, देखिए वक्त किसी का नहीं होता। तो शाहजहां को उनके अपने ही बेटे ने जंजीर में कैद कर दिया और औरंगज़ेब इस तरह से सम्राट बना। औरंगज़ेब फिर से 1658 से लेकर के 1707 ये 1658 से 1707 औरंगज़ेब को भी ये 50 साल का समय मिला और इस 50 साल के कार्यकाल में औरंगज़ेब का शासनकाल बहुत ही क्रूर, बहुत ही कठोर रहा। औरंगज़ेब ने, देखिए अब औरंगज़ेब इतना क्रूर क्यों है, हम लोग औरंगज़ेब के बारे में तो जानते ही हैं कि इसने मथुरा में हजारों मंदिरों को नष्ट किए। इसी औरंगज़ेब ने भगवान राम का मंदिर अयोध्या में था, उसको ध्वस्त करके उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनवाया। ये तो फैक्ट है। इसी औरंगज़ेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिस पर अभी विवाद चल रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, काशी बनारस के पास जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है, वो भी औरंगज़ेब के ही समय का है। तो औरंगज़ेब का एक चेहरा ये है कि वो कट्टर इस्लामाबाद को लागू करना चाहता है। मैं बता रहा हूँ कि औरंगज़ेब का एक दूसरा पक्ष भी है। अकबर अपने प्रशासन में, अकबर जब मुग़ल सम्राट था तो मुग़ल प्रशासन में लगभग 22 से 25% मनसबदार हिंदू थे। मतलब हर 100 अधिकारी में 25 अधिकारी हिंदू हुआ करता। औरंगज़ेब अगर इतना कट्टर इस्लामाबाद को लागू करना चाहता था, कट्टरता का समर्थक था, तो वो तो एक भी हिंदू को अपने मुग़ल दरबार में नहीं रखता। लेकिन फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि अकबर से ज़्यादा मनसबदार औरंगज़ेब के समय हिंदू थे। औरंगज़ेब के समय 31% मनसबदार हिंदू थे मुग़ल प्रशासन में। तो एक फैक्ट ये भी है। तो फिर क्वेश्चन है कि औरंगज़ेब ऐसा क्यों था? तो औरंगज़ेब की मजबूरी थी। औरंगज़ेब की मजबूरी थी कि औरंगज़ेब ने अपने पिता को कैद कर लिया, अपने बड़ी भाई की हत्या कर दी। तो एक सभ्य समाज में इन सब चीज़ के लिए तो कोई जगह नहीं है कि आप अपने बड़ी भाई की हत्या कर दें। पिता तो पूजनीय होते हैं, आप अपने जन्मदाता को कैसे जेल में डाल सकते हैं? तो इन चीज़ों को अगर सही साबित करनी है, अपने लोगों के मन में अपने लिए थोड़ा सा सम्मान बढ़ाना है, तो आपको उसी रास्ते पर ना चाहते हुए भी चलना होगा। और इसका तरीका क्या था? जो उलेमा थे, जो मौलवी थे, जो कट्टर इस्लामिक लोग थे, शरिया के अनुसार देश चलाना चाहते थे, उन सब के समर्थन से, उन सब का समर्थन लेने के लिए उसने कट्टरता का सहारा लिया, है ना। बहुसंख्यक हिंदू आबादी के बहुत सारे अधिकारों को कुचला गया। जो अकबर तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर को ख़त्म कर दिया था, औरंगज़ेब अपने समय में उन सब चीज़ को रिवाइव किया, सबको लागू किया। इसीलिए तो औरंगज़ेब, जब तक हम लोग इतिहास पढ़ते रहेंगे और तब तक हम लोग औरंगज़ेब के बिहेवियर का, औरंगज़ेब के द्वारा किए गए कार्यों का क्रिटिकली एग्जामिन करते रहेंगे, ठीक है। और 1707 में जैसे ही मुग़ल औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद तो फिर मुग़ल पतन की ओर उन्मुख हो गए। मुग़ल पतन की कगार पर थे ही, और पीछे से सामंत और कई सारे उसके जो विद्रोही थे, उसने ही पीछे से धक्का दे दिया। तो मुग़ल द्वारा जो आगे चल कर के जो वाइड क्रिएट हुआ है, जो खाली जगह क्रिएट हुआ है, उसी को ब्रिटिश ने भरा है। हमारे भारतीय रियासतों का क्या हाल था, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, आज की वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और, इसी औरंगज़ेब के समय अगर आप दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप यही मुखर्जी नगर के आसपास होंगे या करोल बाग में होंगे। तो जीटीबी नगर
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है तो गुरु तेग बहादुर नगर है। तो यही गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इसकी हत्या औरंगजेब के दरबार में हो गई थी। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो औरंगजेब के खुली दरबार में उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। बंदा बहादुर सिख गुरु हुए। बंदा बहादुर को मुगल सम्राट फर्रुखसियर के समय गर्म चिमटे से उनका चमड़ा नोच लिया गया था कि तुम इस्लाम कबूल करो, और वो हंसते हुए हंस रहे थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ठीक है, तो हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे मुगल पतन की ओर चले गए और उस समय भारत के रियासतों की क्या स्थिति थी। बंगाल क्या कर रहा था, मैसूर क्या कर रहा था, हैदराबाद, कर्नाटक, है ना, पंजाब, अवध। फिर आप इधर भारत के उत्तर पश्चिम तरफ जाएंगे तो आमेर के जयसिंह क्या कर रहे थे, मारवाड़ के अजीत सिंह, गुजरात, मालवा, आगरा, हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।